बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज द थर्ड चैप्टर, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन न्यूट्रिशन। तो देखते हैं इसमें क्या चीज़ जो है वो सीखनी है। तो बेसिकली पहले हम ये देख लेते हैं कि सोशो कल्चरल फैक्टर्स होते क्या हैं, ठीक है, और इनका हमारे न्यूट्रिशन से या न्यूट्रिशन स्टेटस से क्या ताल्लुक है। अगर हम सोशल फैक्टर्स की बात करते हैं तो सोशल फैक्टर्स में जैसा कि आपको नजर आ रहा है इनकम आ जाती है, राइट। और इनकम का न्यूट्रिशनल स्टेटस से क्या ताल्लुक है इसको आप लोग सोच सकते हैं। देन वी हैव द एजुकेशन, हमारा एजुकेशन लेवल कितना है, हमारा फूड एजुकेशन लेवल कितना है, दैट ऑल्सो इफेक्ट्स आवर न्यूट्रिशनल स्टेटस। फिर हाउसिंग, हम जहाँ रह रहे हैं, एक्सेस टू बेसिक हेल्थ केयर हमें कितनी है, किस तरह की, किस क्वालिटी की मुहैया है। फिर वुमेन एम्प्लॉयमेंट, सोसाइटी में औरतें जो हैं वो कितनी आप कह लें एम्पावर्ड हैं या कितनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं या स्किल्ड हैं, राइट, दैट ऑल्सो मैटर्स। फिर इसके अलावा सोशल मीडिया, जिस पे हम बेतहाशा फूड एडवर्टाइजमेंट्स भी देखते रहते हैं, और सोशल मीडिया का अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सोशल मीडिया के अलावा वैसे भी जो दूसरे मीडियाज हैं जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, जो भी हमें मीडिया के थ्रू हमें जो पैगामात मिल रहे होते हैं कि आप ये खाएं, ये ना खाएं, ये चीज़ बेस्ट है, या जो एड्स आते हैं जो कि एक चीज़ जो कि अच्छी नहीं भी होगी लेकिन वो आपको इस तरह से बना के पेश की जाती है कि आप यही समझते हैं कि अगर आप ये खाएंगे तो ये ग्रो हैव रियली गुड मसल्स और आप की कोई डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। तो ये तमाम अवामिल जो है इनको हम कहेंगे ये है सोशल फैक्टर। अब कल्चरल फैक्टर्स पे आ जाते हैं। इसमें एक आम कल्चर होता है, जैसे इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी आ सकती है। इसमें रिलीजन बहुत अहम फैक्टर है किसी भी कल्चर में कि वहाँ के लोगों का मजहब क्या है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू रिलीजन तो फिर कुछ रिलीजन रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं रिगार्डिंग फूड। फॉर एग्जाम्पल, we Muslims, we are restricted to eat only halal food. We are not allowed to eat pork, right? इसी तरह से और दूसरी भी चीजें हैं। फिर इसी तरह से हमारे अपने बिलीव क्या है, मतलब हम क्या समझते हैं कि हम कहते हैं कि भाई मैं ये चीज़ खाऊंगी तो ये हो जाएगा। तो इस तरह की सोसाइटीज़ में, कम्युनिटीज़ में, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में दुनिया भर में भी, और अगर हम खाली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी आप देखेंगे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में मुख्तलिफ बिलीफ पाए जाते हैं अबाउट फूड। स्पेशली इनका ताल्लुक ये तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब कोई ख़ास बीमारी हो या कोई हेल्थ प्रॉब्लम होता है, तो उसमें फिर लोगों के अपनी अपनी थॉट्स होती हैं, उनकी अपनी फूड हैबिट्स होती हैं, जिसकी बिना पर वो फिर उसी तरह से फूड को लेते भी हैं और कंज्यूम करते हैं। देन वी हैव द कुकिंग प्रैक्टिसेस, यानी किसी भी कल्चर में यूजुअली खाना जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है ये भी इफेक्ट करता है द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ एनी पर्सन। तो यहाँ से हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि न्यूट्रिशनल स्टेटस चाहे मेरा हो, आपका हो, और यहाँ पर तो खैर हम एक कम्युनिटी या एक खास पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं ये इफेक्ट करती हैं उस कम्युनिटी में रहने वाले लोगों के न्यूट्रिशनल स्टेटस को, ठीक है। तो उनका मजहब क्या है, उनके बिलीफ क्या है, फूड हैबिट्स क्या है, उनकी कुकिंग प्रैक्टिसेस क्या है, उनकी बाइंग प्रैक्टिसेस क्या हैं, उस कम्युनिटी में क्या उनकी इनकम है, क्या उनका एजुकेशन लेवल है, वो किस तरह की मतलब कम्युनिटी, वहाँ पे घर अमूमन किस तरह के बने हुए हैं, वहाँ पे हाइजीन की और सैनिटेशन के क्या हालात हैं। फिर ये कि इस कम्युनिटी में कितनी औरतें जो है वो पढ़ी लिखी या स्किल्ड हैं या नहीं हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इफेक्ट करती हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू आर न्यूट्रिशनल स्टेटस। इस पूरे टॉपिक में, इस चैप्टर में हम इन्हीं फैक्टर्स पे बात करेंगे। स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फूड हैबिट्स, कि फूड हैबिट्स जो प्रिवेल करती हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में,
वो अच्छी भी होती है, ठीक है, जैसे हमारी बहुत सारी ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स हैं। तो और फिर इसके अलावा बहुत सारी फूड हैबिट्स हैं जो कि लोगों ने या बहुत सारी लोगों की प्रैक्टिसेस इस किस्म की हैं जो कि अच्छी नहीं होती फॉर द न्यूट्रिशनल वेलबींग ऑफ एनी कम्युनिटी. So we're going to talk about that. We're also going to talk about the food habits, and with that we're going to talk about the food taboos as well. ये क्या होते हैं ये हम देखेंगे. और फिर ये कि as a role of in a role of food public health nutritionist क्या करना होता है और इस चीज को हम किस तरह से लेकर हमें देखना चाहिए. So here I wanted to share with all of you. This is a Pakistani traditional food map. ये भी recently ही डेवलप हुआ है और आपको इंटरनेट पे इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी. मकसद इसको यहाँ पर शेयर करने का ये है just to give you all an idea कि इवन हम दुनिया की तो बात कर सकते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ स्पेसिफिक कुजीन्स खाई जाती हैं जो कि थाईलैंड में नहीं खाई जाती होंगी. थाईलैंड की जो कुजीन्स हैं वो अगर आप जाके यूरोप के किसी मुल्क में कम्युनिटीज में आप देखेंगे तो बिल्कुल ही चेंज होंगी. सो इफ यू लाइक travel from one continent to another continent, you will see a variety of food dishes which are consumed among different nations and among different communities as well. अगर आप अफ्रीका में जाएं वहाँ पे मुख्तलिफ रूरल एरियाज में अर्बन एरियाज में भी आपको फर्क नजर आएगा. और हम पूरी दुनिया की तो अगर बात ना भी करें और सिर्फ अपने मुल्क की बात करें तो इस चीज की हमारे अपने मुल्क में इतनी वैरायटी है व्हेन इट कम्स टू फूड. ऐसा नहीं है कि अगर एक फूड सिंध में खाया जाता है या कराची में खाया जाता है, ठीक है, और वो यहाँ की स्पेशलिटी है, बट बलूचिस्तान में लोगों की ओवरऑल कम्युनिटी की डाइट आप देखेंगे बहुत डिफरेंट होगी. ठीक है. अगर आप कराची से थोड़ा बाहर निकल के अगर हम इंटीरियर सिंध की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको लोगों के खाने पीने की आदत जो है वो आपको मुख्तलिफ मिलेंगी. तो दिस इज द मैप दैट हैज बीन मेड और इसमें यू कैन सी कि जैसे पंजाब में ज़्यादातर जो खाने खाए जाते हैं जैसे खीरी पाए, बोंग पाए, बन शीरमाल और पकोड़ा कढ़ाई, ये सब इसमें इन्होंने मेंशन किए हुए. इसी तरह से सिंध में वी हैव मोर पॉपुलर फूड एज आर निहारी, बिरयानी. आपको पता है लाहौर और पंजाब में बिरयानी का कोई खास मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है. वहाँ पे पुलाव जो है वो ज़्यादा पकाया जाता है. ठीक है. इसी तरह से अगर हम पेशावर में जाएं KPK में तो चपली कबाब इज अ स्पेशलिटी ओवर देयर, ट्राउट फिश. ठीक है. औश एक खाना है वहाँ पे बहुत मशहूर. इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स, कहवा, ये सारी चीज़ें आपको नॉर्दर्न एरियाज में ज़्यादा मिलती हैं. इसी तरह से अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की तरफ हम जाते हैं और उसमें आप तलाश जाए तो वहाँ पे वॉलनट ब्रेड या वॉलनट की रोटी भी जो है वो एज ए स्टेपल फूड खाई जाती है. और उनके भी काफ़ी अपने मशहूर कुछ खाने हैं जैसे डोडो सूप. ठीक है. And I have also tried that soup. It is a soup with some pasta and meat and gravy. फिर इसी तरह से कश्मीरियों के अपने खाने हैं. And so you can see how much variety of food habits there are that prevail in the many communities in Pakistan as well. So यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि एज अ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन जब आप किसी कम्युनिटी में जाते हैं काम करने के लिए तो वहाँ के लोगों के क्या उस कम्युनिटी में फूड हैबिट्स है, उनकी क्या चीज़ें हैं, इनका जानना, उनको देखना ये बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है. तो आप बेशक किताबों में कुछ भी पढ़ा हो, आपके घर में कुछ भी बनता रहता हो, आपने बचपन से जो खाने खाए हैं तो वही सबसे बेस्ट नहीं हो सकते. तो यू जस्ट कांट गो एंड टीच टू एवरी कम्युनिटी द सेम थिंग. ऑल राइट. So let's move on. Okay. तो यहाँ पर ना मैं आपसे एक ये रिसर्च शेयर करना चाहती थी. इस तरह की बेतहाशा रिसर्चेस आप लोग को इंटरनेट पे मिलेंगी
ऑल्दो ये रिसर्च थोड़ी पुरानी है, बट मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पे इसको शेयर करने का ये है कि आप ये देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स से एक्चुअली जिन्होंने इफेक्ट किया या इम्पैक्ट किया on the nutritional status of infants. So this was a longitudinal study. It happened in India in 1985 and 1986 और 1991 में फिर ये पब्लिश हुई थी। ठीक, अच्छा, तो इसमें उन्होंने क्या किया कि हेल्थ वर्कर्स जो थे they went to the homes of 200 infants 1 to 11 months old at the time they were brought into the study and followed them until they reached 1 year. यानी 1 साल तक बच्चों को जो है वो ऑब्जर्व किया गया। इस रिसर्च का मकसद ये था कि इवेल्युएट किया जाए कि व्हाट इज द रोल ऑफ वीनिंग इन डिटरमाइनिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इन्फेंट। वीनिंग फूड वो होता है जो 6 महीने माँ के दूध के बाद जब बच्चों को थ्रोट सेवा जो है वो स्टार्ट की जाती है, ठीक है, तब से। तो ये देखना था कि जब बच्चों को ये वीनिंग फूड वगैरह दिए जाते हैं तो बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो इन्फेंट का वो कैसा रहता है और उस पे कौन से सोशल कल्चरल फैक्टर जो हैं वो असरअंदाज करते हैं ऑन द वीनिंग प्रैक्टिसेस इन द रूरल एरिया नियर अलीगढ़। तो अलीगढ़ में एक कोई साथ में कोई रूरल एरिया होगा जहाँ पर ये रिसर्च की गई होगी। और जब उन्होंने ये रिसर्च की तो उन्होंने ये देखा कि 99% जो बच्चे हैं दे रिसीव्ड अ प्री-लैक्टल फीड। प्री-लैक्टल फीड कहते हैं माँ के दूध से पहले कुछ उनको दिया गया हो, स्पेशली घुट्टी। घुट्टी जो है वो उन लोगों को दी गई। घुट्टी इसको आप मजीद इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं क्या चीज़ है। ये अक्सर कम्युनिटीज में, रूरल कम्युनिटीज में पाकिस्तान में भी दी जाती है। तो उन्होंने ये देखा कि तकरीबन 99% जो बच्चे थे उनको माँ के दूध से पहले कुछ ना कुछ दिया गया। हालांकि WHO के स्टैंडर्ड्स ये हैं कि माँ का दूध ही बच्चों की सबसे पहली गज़ा होनी चाहिए। 94% बच्चे इसमें वो थे जिनको घुट्टी दी गई। Within 6 hours of delivery, 99% were breastfed. Breastfeeding began between 6 and 72 hours of birth. हालांकि breastfeeding जो है it should be initiated within 1 hour of the delivery. Almost all mothers believe that ghutti cleanses the intestines and that colostrum is harmful. तकरीबन तमाम मदर्स इस बात पे यकीन रखती थी कि जो घुट्टी वो बच्चों को देती हैं वो बच्चों के जो इंटेस्टाइन्स हैं उनको साफ कर देती हैं। और जो माँ के दूध से पहले एक येलोइश सा फ्लूइड निकलता है, विच इज एक्चुअली वेरी न्यूट्रिशियस एंड गुड टू बिल्ड अप द इम्यूनिटी फॉर द बेबी, वो समझती थी कि ये हार्मफुल है, कि इसको वो डिस्कार्ड कर देते थे या जाया कर देते थे। सो दे डिस्कार्डेड द colostrum. 73.5% of infants received soft diluted milk. जो दूध उनको दिया भी गया यानी वीनिंग के पीरियड में जब जैसे बच्चों में बच्चों को दूध दिया जाता है, दैट वाज अ डाइल्यूटेड मिल्क. Mothers did not feed undiluted milk to their infants because they believed it caused diarrhea. अब आप देखें उनके मतलब बिलीव क्या है। यहाँ पर जब मैंने येलो चीजें हाईलाइट की ना, आप देखें इट वाज जस्ट देयर बिलीव, उनको यकीन था कि अगर हमने बच्चों को अनडाइल्यूटेड मिल्क दिया तो उससे इनको डायरिया आ जाएगा। तकरीबन 50% mothers they did not give their infants semi-solid food until after 9 months. हालांकि WHO के स्टैंडर्ड है कि आपको 6 महीने के बाद बच्चों को सेमी सॉलिड फूड स्टार्ट कर देने चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आप सोचे तकरीबन 50% मदर्स का ये ख्याल था कि भाई उन्होंने स्टार्ट ही 9वें महीने में किया। 20.5% did not give any semi-solid or solid food at 1 year. यानी 1 साल तक उन्होंने बच्चों को कोई सेमी सॉलिड फूड तो इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया और सिर्फ शायद अपने दूध पे ही रखा। They all thought, अब यहाँ पर क्या है, उन्होंने ये सोचा कि सेमी सॉलिड फूड जो होते हैं वो भी डायरिया कॉज करते हैं। 62.5% of infants received family food. 15% received biscuits. 98% had poor knowledge about nutritional requirements of infants. Other than that, breast milk is a natural food of infants. ज़्यादातर मदर जो थी दे प्रैक्टिस वेरी पुअर हाइजीन। बच्चे जो थे 6 महीने से छोटे थे,
they were significantly more likely to have normal nutrition for age than those older than 6 months. यानी 6 months से पहले जो माँ के दूध पे थे वो तो बेहतर था उनका न्यूट्रिशन स्टेटस, लेकिन जैसे ही वीनिंग प्रैक्टिसेस या वीनिंग सेमी सॉलिड फूड की स्टार्ट हुआ तो उन बच्चों का जो था न्यूट्रिशन स्टेटस वो सही नहीं था. So nutritional status declined with age. This reflects the unhygienic weaning practices in the area. At the end of 12 months, 6.8 suffered from severe grades of malnutrition. Nutritional status was not associated with social class. ये बात नहीं थी कि they could not afford the food for their babies. Educational status of mothers and fathers was significantly associated with their nutrition status. यानी उनकी मालूमात जो थी वो सही नहीं थी, जिसकी वजह से बच्चों का न्यूट्रिशन स्टेटस जो था उससे इफेक्ट हुआ. तो ये फाइंडिंग्स हमें ये बताती हैं कि inadequate knowledge about proper weaning, not lack of food, is the limiting factor in infant nutrition. So education about the importance of proper weaning and weaning foods imparted by grassroots level work is needed. ठीक है, तो इस पूरी रिसर्च को पढ़ के आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि किसी भी कम्युनिटी के जो बिलीव्स होते हैं उनकी जो एजुकेशनल लेवल है वो कितना इम्पैक्ट करती है ऑन द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ इन्फेंट्स. यहाँ पे इन्फेंट्स की बात हो रही है, कहीं पे भी किसी कम्युनिटी में कोई और भी इंसान हो सकता है, किसी डिफरेंट एज ग्रुप को भी बिलोंग कर सकता है. अच्छा, चलो अब हम बात करते हैं फूड हैबिट्स की. और लेट्स स्टार्ट विद इससे हम बात करेंगे गुड और बैड फूड हैबिट्स. तो आपने अगर किताब पढ़ी होगी तो इसमें बहुत सारी गुड फूड हैबिट्स भी मेंशन है और बैड फूड हैबिट्स भी मेंशन है, तो मैं उनको दोबारा से मेंशन नहीं करूँगी. वेल वी ऑल नो कि फूड हैबिट्स जो होती हैं वो मेरी हो या आपकी हो, वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है. लेकिन बात ये है कि हम इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है. तो जाहिर है इसके लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, which you are also getting as well. We need to educate ourselves about what is good for ourselves and what is not. And when we talk about food habits, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर फूड हैबिट जो है या हर जो पुरानी फूड हैबिट्स अगर किसी कम्युनिटी में चलती आ रही हैं और चूंकि आप उससे अनअवेयर थे, आपको नहीं पता था, राइट, लेकिन आपको बड़ी स्ट्रेंज सी कोई फूड हैबिट लगती है. मसलन किसी कम्युनिटी में लोग जो हैं वो खून पीते हैं, ठीक है, आपकी किताब में भी जैसे लिखा हुआ है कि अफ्रीका के आई थिंक कुछ ट्राइब्स है जहाँ पर खून पिया जाता है या बंदर का गोश्त खाया जाता है या सांप खाए जाते हैं. अब आप हमारी तो ये इसमें नहीं है ना, फूड हैबिट्स में शामिल ये चीजें, तो दे मे साउंड वेरी स्ट्रेंज टू यू, बट हमें ये देखना होता है कि ठीक है वो जो भी खा रहे हैं क्या वो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इज इट गुड और बैड, राइट. तो हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है कि नहीं नहीं दिस इज बैड. आई मीन अगर देखा जाए तो जो लोग ब्लड पीते हैं तो ब्लड इज एक्चुअली न्यूट्रिशियस, बट द थिंग इज बीइंग अ मुस्लिम वी नो कि खून हमारे लिए हराम है. ठीक, तो हमें बेसिकली एज अ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट ये देखना होता है कि कौन सी किसी कम्युनिटी में अच्छी आदत है उनको हमें प्रमोट करना चाहिए और कौन सी जो सही नहीं है उनको हम किस तरह से डिस्करेज करें या चेंज करें. जब हम चेंज की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई फूड हैबिट्स बदल सकते हैं. वेल बिल्कुल बदल सकते हैं. आपकी कोई भी इंसान की आदत हो वो इंसान बदल सकता है, बट डेफिनेटली दैट टेक्स टाइम. ठीक है, बस कहते हैं कि फूड हैबिट्स हैं वो तकरीबन 3 महीने लगते हैं किसी भी फूड हैबिट को बदलने में. ठीक है, तो जैसे मैं ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स की बात कर रही थी तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ में आपको स्पेशली रूरल कम्युनिटीज़ में हमें कुछ ऐसी प्रैक्टिस नज़र आते हैं जिससे खाने को जब प्रोसेस किया जाता है तो उसकी जो आप कह रहे मैक्सिमम न्यूट्रिशन जो है वो हमें मिलती है. मसलन स्टोरिंग, फर्मेंटेशन, इसमें क्या होता है जैसे दूध को सार किया जाता है, उसको जरा खट्टा किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है और उसके बाद उसको कंज्यूम किया जाता है.
ये सारी टर्म्स हम आगे जाके आगे चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। फिर इस तरह से स्टोन मिलिंग, जैसे पहले कम्युनिटीज़ में जब तक ये मशीन मिलिंग नहीं आई थी, तो वो चक्की में ही जो हाथ से चलती थी उसी से ग्राइंड करके आटा मिलता था। दैट इज़ एक्चुअली द बेस्ट आटा फॉर आवर हेल्थ। इसी तरह से सोक करना ग्रेन्स को, जैसे हम अक्सर आपने घर में देखा होगा, दालों को पकाने से पहले उनको पानी में थोड़ी देर सोक करते हैं। एक्चुअली दिस इज़ अ रियली गुड प्रैक्टिस एंड इट हेल्प्स इन, यू कैन से कि जब हम दालों को या चनों को या इनको भिगोते हैं तो इनमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है व्हेन वी कंज्यूम दीज फूड। इसी तरह से स्प्राउटिंग ग्रेन्स फ्रॉम न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू आर बेटर। और इंडिया में भी और पाकिस्तान में बहुत कम इसकी प्रैक्टिस है, लेकिन इंडिया में स्प्राउटिंग ग्रेन्स, इन यही जो चने हैं आपके, किडनी बीन्स हैं, लोबिया हैं, दालें हैं, इनको थोड़ा सा पानी में रख के सोख करके फिर इनको स्प्राउट किया जाता है। यानी इसमें से जैसे प्रीमियल और रेडिकल्स हैं वो छोटे छोटे जब शूट अप हो जाते हैं, फिर उसके बाद इनको कंज्यूम किया जाता है। So then we have food taboos. So before I move to food taboos, food habits के बहुत डिटेल में आपकी किताब में लिखा हुआ है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में वो सारी चीज़ें जो है वो नहीं पढ़ रही हूँ। ऑल द एग्जाम्पल्स आर गिवन कि कौन सी कम्युनिटीज़ में क्या क्या फूड हैबिट्स प्रिवेल करती हैं और क्या जो है वो बुरी हैं, वो यू पीपल कैन गो थ्रू द बुक। देन वी हैव फूड टैबूज। फूड टैबूज क्या होते हैं? दे आर बेसिकली it is the abstaining people from food or beverage consuming due to religious and cultural reasons. It can be permanent or temporary. मतलब ये कि आप चंद लोगों को या किसी एक को आप खाने से या किसी खास बेवरेज से रोक दें। इसकी वजह मजहब भी हो सकता है और कोई कल्चरल रीजन भी हो सकती है। जैसे अक्सर प्रेगनेंसी में आपने भी देखा होगा या आपने सुना होगा कि भाई अच्छा अब तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें ये खाना है, ये नहीं खाना, ठीक है। अगर आपने अपनी फैमिली में देखा, इसी तरह से कोई बीमार होता है तो हम कहते हैं भाई अब तुमने फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है। मतलब जो चीज़ें हमने बस सुनी हुई होती हैं, हम कहते हैं अच्छा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, हम इसके पीछे जाके हमें इसकी कोई रीजनिंग या लॉजिक नहीं पता होती। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम किसी चीज़, किसी खास कंडीशन में किसी पर्सन को किसी खाने से रोक रहे हैं, so we should know why we are stopping that person from that food. ठीक है, so that is actually a food taboo. We say कि ये food taboo है, ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिस किया जा रहा है। वैसे किताब में तो रिलीजन का जिक्र है और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि भाई जैसे मुस्लिम जो हैं वो पोर्क नहीं खाते या जीव जो हैं वो पोर्क नहीं खाते हैं। पर बहरहाल ये अपने राइटर के अपने ख्यालात हैं, आई डोंट एग्री विद इट, बट वो राइटर ने बस किताब लिखी है तो हम क्या कह सकते हैं। बट रिलीजियस को छोड़ के कल्चरल रीजंस जो हैं उसमें बहुत सारी ऐसी फूड टैबूज जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। दिस इज अगेन एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई सच फूड टैबूज and then we really need to you can say handle this problem। मसलन आप किसी कम्युनिटी में जाते हैं और आपको लगता है कि ये जो फूड टैबूज प्रिवेल कर रहा है ये तो सही नहीं है, तो फिर आपने इसको उसी तरीके से जो है वो डील करना होता है, इसको फिर चेंज करने की ज़रूरत होती है और इसमें So now let's come to the role of nutritionists and health workers in a community। इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। देखो, जिसके भी कम्युनिटी में आप जाते हैं, मसलन आप यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं एंड you are hired by some local NGO to work in a community and to work on their problems, जो भी उनकी हेल्थ है या न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं, राइट। तो आप ये बात याद रखें, किसी भी कम्युनिटी में जब कोई बाहर से बंदा आकर और आप उनको पढ़ाना सिखाना शुरू कर देते हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। बेहतर यही होता है कि हम उस कम्युनिटी में से ही किसी जो उनके इंफ्लुएंशियल लोग होते हैं उनसे मिलें। कोई जो ऑलरेडी थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको अपने साथ मिलाएं, उनकी टीम बनाएं। तो जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं वो कम्युनिटी के हों तो ज़्यादा बेहतर है, और ऐसा होता भी है प्रैक्टिकल फील्ड में कि जो कम्युनिटी में जो लोग होते हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर वो अपनी कम्युनिटी में जाके लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है।
या किसी भी कम्युनिटी के जो लीडर्स होते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, उनको अगर आप ये चीज़ समझा दें और उनको समझ में आ जाए मसले का हल, और वो फिर अपनी कम्युनिटी और लोगों में उस बात को कन्वे करें या सिखाएं, पढ़ाएं, जो भी, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव. So now, as a role of in a role of nutritionist, what do we have to do? Protect, support, and help preserve the many excellent existing food habits that are nutritionally valuable. Right? Then we have to respect their knowledge. उनकी जो अपनी knowledge है, उनके अपने जो customs हैं, उनको respect करना बहुत ज़रूरी है. जिसमें वो काम करते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप, वही वाली बात है ना कि मैं अनवांटेड जाके आप किसी को ना तो बदल सकते हैं, ना ही अपना मैसेज जो उन तक डिलीवर कर सकते हैं. Then we also have to set good examples in their own households by adopting good food habits. मतलब अगर कम्युनिटी में किसी हेल्थ वर्कर को आपने आइडेंटिफाई किया है who is training other people, then that trainer himself or herself needs to set good example in her own household, ताकि वो लोगों को कह सके कि देखो मैंने ऐसे किया है, मैं अपने घर में इस तरह से करती हूँ और अब देखो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है. इसी तरह से जो भी लोकल लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, to state publicly that they themselves have dropped undesirable food taboos. वही वाली बात है कि जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, अगर वो खुद लोगों को बताएं कि देखिए ये चीज़ जो थी, ये जो हमें सदियों से बोला जा रहा है कि भाई इस तरह से करना चाहिए, अभी हमें नहीं करना है, अगर आप उस तरह से उनको बताएं जब भी कोई occasion हो, कुछ हो, तो that is more effective. Persuade people not to abandon good food habits under the influence of sophisticates back from the city who may try to discourage rural dwellers from eating nutritious traditional foods such as locusts or lake flies, or to encourage the consumption and production of European type vegetables in place of better traditional ones. होता ये है ना, जैसे अक्सर मैं कहूँ कि जैसे गांव देहातों से लोग जब शहरों की तरफ आ जाते हैं तो वो समझते हैं कि जो शहरों में लोग चीज़ें खा रहे हैं वो ज़्यादा ज़बरदस्त है, बेहतरीन है, और जो गांव में लोग सीधे साधे खाने खा रहे हैं वो सही नहीं है. तो ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो हमें लोगों को ये समझाने की ज़रूरत होती है कि उनको अपनी ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स जो कि अच्छी हैं उनको कंटिन्यू रखना है, और उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करें. तो ज़रूरी नहीं है कि जो शहर में आ रहे हैं, मसलन अगर कोई गांव देहात से कोई फैमिली हो शहर जाती है और फिर दोबारा गांव जाती है, और आप जाके बच्चों को बता रहे हैं, या आप बच्चों के लिए मैगी के पैकेट लेके जा रहे हैं और आप उनसे कह रहे हैं ये खाएं, ये बहुत मज़े का है. उन बच्चों का जो नाश्ता होता है या जो उनके स्नैक्स हो सकते हैं, वो खेत से तोड़ के गाजर और मूली खाना उन बच्चों का स्नैक्स हो, लेकिन आपने उनको शहर के स्नैक्स पे लगा दिया. This is definitely very wrong. Then we have to explain the disadvantage of highly refined cereal flours, यानी मैदा, ये सारी चीजें. We have to tell them कि इसका कोई advantage नहीं है if they have become popular in the area, and advocate the consumption of a range of cereals in the local diet. Support and promote breastfeeding and to eliminate all promotion of breast milk substitutes. अगर आप किसी कम्युनिटी में देखते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क सब्सिट्यूट जो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, दे आर रेडिली अवेलेबल, या औरतों का ये ख्याल है कि भाई वो जो डिब्बे का दूध है वो ज़्यादा बेहतर है, तो फिर यहाँ पे हमें इस चीज़ को ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट और प्रमोट करने की ज़रूरत है. We have to discourage poor families from purchasing manufactured baby food. जैसे आपने अपने घर में मेड्स को भी देखा होगा, अक्सर पैसे लेती हैं वो अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाने के लिए, सेरेलैक खिलाने के लिए. So this is something that we really have to discourage and tell them that this is not good for their babies. And we need to encourage the use of locally available complementary foods. जो locally available foods produce होते हैं वही बच्चों को जो है उनकी डाइट में शामिल होने चाहिए. Issue informational material to help stop the spread of bottle feeding and unnecessary purchase of expensive baby food. फिर इसके अलावा the nutritionists they need to strive through civil services or local authority organizations for the introduction of the payment of weekly wages instead of monthly wages to employees. I think अगर हम अपने पाकिस्तान में रूरल एरियाज की बात करें तो हमारे यहाँ तो खैर फीडल
निज़ाम चलता है और लोग इतने एम्पावर्ड तो खुद हैं नहीं। बल्कि बहरहाल लेबर तबका जो है उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई उनकी वीकली वेजेस होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ मंथली वेजेस, क्योंकि वीकली वेजेस ये होता है कि आपको हर हफ्ते कुछ ना कुछ मिलता रहता है, तो आप थोड़ा अपना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रख सकते हैं फूड पे। मंथली वेजेस ये होता है अक्सर कि आपने मंथ के शुरू में तो ये देखा गया कि आपने सब स्पेंड कर देते और फिर मंथ के आखिर में कुछ होता नहीं है। Take steps to introduce good feeding practices in the local schools and other institutions. Schools are very important to bring about a change in any community when it comes to changing their food habits or anything like that. So that's it. That's the end of this chapter. And what I want you all to do as an assignment is to identify and enlist your own and family good and bad food habits. ठीक है, तो बजाय से कि आप आगे जाके कम्युनिटीज को कुछ प्रीच और टीच करें, सबसे पहले आप अपनी डाइट में से आइडेंटिफाई कीजिए कि आपने क्या गुड फूड हैबिट्स हैं, क्या बैड फूड हैबिट्स हैं, और आपकी फैमिली में आपको कोई नजर आती है बैड फूड हैबिट्स, और अगर नजर आ रही हैं तो उनको नोट डाउन करके अब फिर आप सोचिए कि इसको चेंज कैसे किया जा सकता है कि सब लोग मान भी जाए, वो चेंज आ भी जाए। तो ये चीज़ भी ज़रूर लिखिएगा आप लोग अपना जो ये नोट बनाएंगे, बिकॉज ये आपने फिर मुझे बाद में सबमिट करना है। ठीक है क्लास, so that's it for this third chapter. Thank you.